हेलो जिंदगी, मैं हूं प्रीति सिंह। सुख और दुख हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। अगर सुख ना हो तो दुख की अहमियत नहीं है और अगर दुख ना हो तो सुख का कोई महत्व नहीं। इसलिए हम सबके जीवन में सुख दुख दोनों ही जरूरी हैं और इन दोनों का स्वाद हमें जीवन के अंत तक चखते रहना है। सुख सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और क्षमता को पहचानता है। जिंदगी के तनाव से कैसे निपटना है, अपने काम में किस तरह से सफलता हासिल करनी है, ये सभी बातें इस चीज पर निर्भर करती हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है। इसीलिए हम हेलो जिंदगी में सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं योग की पाठशाला। तो आइए करते हैं साथ में मिलकर योग। योग का अभ्यास करना और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के तनाव भरे वातावरण में हम सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं, जिससे आज योग का महत्व और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। योग का अभ्यास करने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और हमें जीवन में संतुलन, स्थिरता और आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए योग की पाठशाला, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु ललित मदान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललित जी। धन्यवाद प्रभु। और साथ ही योगासनों को सही तरीके से कैसे करना है ये दिखाने के लिए हमारे साथ हैं मानवी। तो ललित जी, जो आज का अंक है, हमने पिछले अंक में देखा था कि बैठकर किए जाने वाले आसनों की शुरुआत आपने करवाई थी। आज हम क्या खास करने वाले हैं? जैसे हमने पिछले अंक में बैठकर करने वाले आसनों में शुरुआत की थी सुखासन, या हमने बताया था कि 2 प्रकार से पूरी श्रृंखला होती है, जिसमें दंडासन, वज्रासन सीरीज के बारे में बात की थी। तो आज दंडासन सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। तो पहला दंडासन हमने किया था, सुखासन किया था, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, पद्मासन की प्री प्रैक्टिसेस और अंत में विश्राम। यदि आपने हमारे साथ किया है तो आपको अमूमन इस अभ्यास का करने के तुरंत बाद आपको अनुभव भी हुआ होगा क्या बदलाव आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे के आसनों की ओर, जो कहीं ना कहीं दंडासन श्रृंखला के ही है। पहला आसन जानुशीरासन जी। तो आप भी आइए। आपने कहा था कि जो नाम है उनसे किस तरह से कनेक्ट होते हैं आसन, उनके बारे में भी आप बताएंगे। जब मैं बात कर रहा था कि हर आसन के नाम का कहीं ना कहीं अर्थ अगर यदि आप जानते हैं तो आप उसके साथ और जुड़ पाते हैं। तो पहला जो आसन है हमारा जानुशीरासन, ये दंडासन से ही शुरुआत किया जाएगा। दंडासन जिस स्थिति में आपने पैरों को सीधा रख के, पंजों को सहज रखते हुए, हाथों को नितंब के पास थोड़ा सा मान लीजिए, हाथ और पीछे लीजिए, हथेलियों पर दबाव दीजिए, कमर को खींचे। ठीक, यह स्थिति दंडासन है। आंखों को क्षण भर के लिए बंद करके आती जाती सांस का अनुभव। धीरे धीरे वापस आए। दंडासन से अगला अभ्यास जो हमारा है जानुशीरासन। नाम में ही जैसे पता चल रहा है जानुशीरासन या जानुशीर्षासन भी कहा जाता है। तो यहाँ जो जानु शब्द आ रहा है वो प्रिय के लिए नहीं है, वहाँ घुटने के लिए आ रहा है जी। तो अगर हम अपने शाब्दिक अर्थ के ऊपर जाते हैं तो जानु का अर्थ हुआ घुटना, और उसमें अपने माथे को लगा देना, सिर को लगा देना, वह अभ्यास जानुशीरासन के नाम से जाना जाता है। और इसमें अमूमन ये पता चल चुका है कि जब माथा लगाना है तो कहीं ना कहीं ये फॉरवर्ड बेंडिंग सीरीज होगी। किस प्रकार करना है देखते हैं, सीखते हैं। किनको नहीं करना है वो सावधानी पहले बताना ज़्यादा लाभकारी होगा। यदि आपकी कमर में दर्द रहता है, अत्यधिक पीड़ा है, तो आप इस अभ्यास को ना करें। जिनको कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में अभी पेट का कोई रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है तो वह अभ्यास को ना करें। अल्सर, हर्निया संबंधित विकार है तो सावधानी के साथ करें। बाकी किन इसके अभ्यास के लाभ क्या है वो आने वाले समय में जानते हैं जी। तो धीरे से दाहिनी टांग को मोड़िए, राइट लेग को बेंड करते हुए। जस्ट ट्राई टू टेक योर राइट हील क्लोज टू योर पेरिनियम और रेक्टम रीजन। जितना आपके लिए संभव है दाहिने पैर की एड़ी को जंघा मूल पर ले आए जी। यहाँ क्षमता को जांचना है। घुटने से संबंधित विकार वाला व्यक्ति ज़्यादा अंदर ना लाए, थोड़ा ही मोड़कर कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। आपका बायां पैर यानी बाईं टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथों को पूर्ण रूप से खींचिए। आप देख पा रहे हैं एक एल नुमा आकृति। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुके। मित्रों याद रखिए, झुकते वक्त कमर को सीधा रखना है। अब धीरे से हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़ लीजिए। अपनी कोहनियों को हल्का हल्का मोड़ते जाएं। गर्दन उठाएं, एक बार आगे की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए पूर्ण रूप से गर्दन को आगे झुका दें। जो इसका नाम है जी।
यहाँ लचीलेपन के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप करिएगा। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए, उसी प्रकार जाएं जिस प्रकार आए हैं, हाथ ऊपर खींचते हुए। बहुत सुंदर। हाथों को बगल से वापस ले आए या सामने से वापस ले आए, विश्राम करें। जानुशीर आसन मैं बता दूं, ये मेल्स के लिए जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रोस्टेट संबंधित विकार होता है, उसके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। जो अभ्यासी इसको रोजाना करते हैं तो प्रोस्टेट संबंधित विकारों में जीवन में कभी उसकी परेशानी नहीं आएगी। यदि है तो आपके इस अभ्यास से आप उसको दूर करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जंघा की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती देता है, वेरिकोज वेन संबंधित विकार को दूर करने में मदद करता है और हमारी बैक को, स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। बट जिनको कमर में दर्द है वो सावधानी के साथ करें। बिल्कुल। और इसमें अच्छा खासा हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अच्छा खासा खिंचाव महसूस हो रहा है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी तो जाहिर तौर पर वो हर तो है, आसन के बाद बढ़नी वो तो है। बाय प्रोडक्ट है जी। अब आप कहें कि आप एक अच्छा पकवान बनाएं, उसकी खुशबू भी ना आए, ऐसा संभव नहीं है जी। अब जानुशीर आसन का काउंटर पोज, जैसे हमने बताया था पहले के एपिसोड में, फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी है। ऐसे ही यदि आपने दाहिने पैर के साथ किया तो बाएं पैर के साथ इसका अभ्यास मित्रों जरूरी करना है। अब बाएं टांग को मोड़िए, बाएं पैर की जगह को यानी लेफ्ट फुट को अपने राइट हील के, राइट थाई के जोड़ पर लगा दीजिए। ध्यान देने योग्य जो बात है कि आपका दूसरी टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचिए। अब यहाँ पर आपकी कलाई से लेके कमर का भाग एक सीध में हो जाए। प्रीति जी हाथों का गैप थोड़ा सा कम करें जी। अब सांस छोड़ते हुए क्षमता अनुसार आगे झुक जाए जी। अब यहाँ सरल स्वरूप भी अभी आपको दर्शकों इसका दर्शाएंगे कि जिनसे यह संभव ना हो, हर किसी के लिए संभव नहीं है पैर की उंगलियों को पकड़ पाना। तो मानवी जी आप वापस आइए। अब आप टखने को पकड़िए, सिर्फ एंकल को पकड़िए जी, आगे झुकते हुए एंकल पे हाथ रखिए, बस। अब धीरे से आगे झुक जाए, इतना भी आप कर सकते हैं। ये भी संभव ना हो तो हल्का सा शुरुआत के लिए घुटना मोड़ सकते हैं, हल्का सा घुटना मोड़ के इस प्रकार। परंतु सावधानी जरूर ये देखिएगा कि कमर को खींचना है। देख सकते हैं मानवी जी की कमर सीधी है घुटना मोड़ने के बावजूद भी, तो आपने ये ध्यान देना है। बाद में क्षमता अनुसार सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, धीरे धीरे अपनी 4-5 सांस के बाद घुटने को और सीधा करने की कोशिश, जितना आपका शरीर अनुमति दे, और आगे झुक जाइए धीरे धीरे। कुछ क्षण यहाँ रुके। जब आसन में स्थिरता की बात आती है तो सांस को रोकना नहीं है। मैं बार बार अपने हर एपिसोड में यही कहता हूँ कि आपकी सामान्य सांस होनी चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को उसी प्रकार खींचकर ऊपर ले जाएं और बगल से हाथ वापस ले आए। हाथों को पीछे रखें, बाएं पैर को सीधा कर दें। पिछले एपिसोड में हमने जाना था विश्राम आसन के बारे में, तो अब विश्राम आसन में आ जाएं। इस आसन के प्रभाव के साथ जुड़ें। अक्सर अभ्यास करते हुए हम आसन को अनुभव करते हैं, आसन की स्थिति को जांचते हैं, उसके अलाइनमेंट को देखते हैं, उसमें गलतियां ना हो, मांसपेशियों को रिलैक्स रखते हैं, सांस के प्रति सजग होते हैं। परंतु अभ्यास समाप्त करने के बाद भी आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है कि उसके प्रभाव के साथ जुड़ें। अक्सर हम आसन समाप्त किया, मन को कहीं और ना जाने दें। इसके लिए हम ये कहते हैं कि आपको आसन के लाभ के साथ जुड़ना है, जिससे रिकवरी भी हो जाए और आप एक्सपीरियंस भी कर पाएँ। अब अगला अभ्यास पश्चिम उत्तान आसन। तो शरीर की 4 दिशाएं, जैसे हमारे पूरे वातावरण में 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी प्रकार शरीर में भी 4 दिशाओं का वर्णन होता है। पूर्व भाग शरीर का अगला भाग, पश्चिमी भाग शरीर का पिछला भाग, वाम यानी उत्तर भी कहा जाता है बायां भाग, और दक्षिण दाहिना भाग यानी राइट वाला भाग। तो यहाँ जो हम आसन करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तान आसन, पश्चिम भाग यानी पिछला भाग, उत्तान का अर्थ हुआ मित्रों स्ट्रेच करना। जब पिछले भाग में स्ट्रेचिंग होगी, पूर्ण रूप से खिंचेगा, तो वह आसन कहीं ना कहीं आपके लचीलेपन को बढ़ाएगा, पाचन तंत्र में प्रभावकारी होगा और पैरों की मांसपेशियों के लिए तो लाभकारी होगा ही होगा जी। तो किस प्रकार करना है? पुनः दंडासन में आइए जी। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचिए। इसमें सावधानियां यही हैं कि जिनको अल्सर या हर्निया संबंधित विकार है, स्लिप डिस्क है, वो ना करें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं। जिन माताओं बहनों की तबीयत ठीक नहीं है उन 4-5 दिनों में इस अभ्यास को ना करें या क्षमता अनुसार। और प्रेगनेंसी के वक्त इस अभ्यास को आपने अपने ट्रेनर के अंडर सेमेस्टर वाइज, प्रेगनेंसी के वक्त आप अपने शिक्षक के अंदर, एक विशेषज्ञ के अंदर सीखें, अपने ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से।
कंधों को ढीला रखिए। आती जाती श्वास के प्रति सजगता। आसन में बदलाव कब आता है, कब आसन योग साधना में बदल जाता है, योगासन किस प्रकार साधना में कन्वर्ट हो जाता है, जब आप स्थिर होते हैं। तो जांचिए सिर से पांव तक, कंधे टाइट तो नहीं, कमर बहुत झुक तो नहीं गई, कमर को खींचा जा सकता है क्या, घुटने बहुत ज़्यादा उठे हुए तो नहीं है। नए अभ्यासी शुरुआत में घुटने मोड़ सकते हैं। पैर की उंगलियां शिथिल है या नहीं, हाथ की उंगलियां बिल्कुल सहज है या नहीं। ये शारीरिक स्थिति को जांचने के बाद श्वास को जांचिए। आपकी सांस बहुत तेज़ तो नहीं है, रुकी हुई तो नहीं है। इसको जांचने के बाद अब आप शरीर में आने वाली संवेदनाएं, भारीपन, दर्द, हल्कापन, खिंचाव, खुजली, इनको साक्षी भाव के साथ देखना सीखिए। जब आप ये समझते हैं, देखते हैं, तो तब आप आसनों में भीतर और भीतर जाते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। बहुत सुंदर, लगभग 1 मिनट का समय आप यहाँ रुक पाए। मित्रों, आप अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। ये तो अभ्यासी हैं, तो आपने शुरुआत में 5 से 7 सांसों को अनुभव करते हुए रुकना है। धीरे धीरे 10 सांस, 15 सांस, ऐसे समय सीमा को बढ़ाएं। तो पश्चिम उत्तान आसन शरीर के पश्चिमी भाग को तानने के लिए, स्ट्रेच देने के लिए। इसका काउंटर पोज क्या होगा प्रीति जी? जब हम आगे झुके हैं तो कहीं ना कहीं अमूमन हम कहते हैं पीछे झुकना चाहिए। आपने पश्चिम की बात की तो वो पूर्व से ही जुड़ा होगा। बहुत पूर्व सुंदर। उत्तानासन। तो पूर्व उत्तान आसन के लिए, हाँ, पूर्व उत्तान करने से पूर्व एक छोटी सी सावधानी, जिनके कहीं ना कहीं कलाई से संबंधित विकार है, थोड़ा सावधानी के साथ, जिनका शोल्डर अक्सर ड्रॉप होता है, कहीं ना कहीं कंधा उतर जाना, बहुत लेमन लैंग्वेज में कहें तो वो थोड़ा सावधानी से करें। बाकी जन इसको कर सकते हैं। किस प्रकार करना है? दोनों हाथों को पीछे रखेंगे जैसे विश्राम आसन में रखा था जी। हाथों को पीछे रखने के बाद इसमें उंगलियों की जो स्थिति होगी, पहले सरल स्वरूप से करते हैं। उंगलियों को बाहर की ओर रखिए जी, उंगलियां हमारी अगल बगल की ओर। यह है सरल स्वरूप। आपके लिए बिल्कुल सहजता से इस प्रकार आप शुरुआत कर सकते हैं। और संभव हो पाया तो आप अपनी कलाई को घुमाते हुए उंगलियां पीछे की ओर ले जाएं, उंगलियों का मुख पीछे की ओर। अब तीसरा, उंगलियों को अपने नितंब की ओर मुख करते हुए। तो यह पूर्ण स्वरूप भी है। आप क्षमता को जांचिए। शुरुआत आप बेसिक से ही करिएगा। तो बेसिक स्थिति में आ जाए जी। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे नितंब और कमर के भाग को ऊपर उठाएं, जिससे एड़ी से लेके आपका सिर वाला भाग एक सीध में आ जाए। विधि जी, आप नए अभ्यासी हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों को मोड़िए जी, घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। मित्रों, जिनसे पूर्व उत्तान की यह स्थिति ना हो पाए वो इस प्रकार कर सकते हैं। सांस भरते हुए कमर को उठाइए, नितंब को उठाएं, एक टेबल नुमा आकृति, थोड़ा सा और घुटने से लेके कंधों को आप जांचेंगे, बिल्कुल सीधा हो चुका है। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। सामान्य सांस के साथ हर आसन में स्थिर होना है। आने के बाद कंधों को ढीला छोड़ें, विश्राम आसन में रिलैक्स करें। तो यह है हमारा पूर्व उत्तान आसन। अब बात करते हैं अगले आसन की ओर, जो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बेंडिंग से जुड़ा नहीं है। पहला आसन हमारा जानुशीर आसन आज के एपिसोड में फॉरवर्ड बेंडिंग का था। पश्चिम उत्तान आसन फॉरवर्ड बेंडिंग का था। उसके बाद हमने पूर्व उत्तान आसन किया। अब वक्र आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। जिन भी अभ्यासियों को कहीं ना कहीं डायबिटीज संबंधित विकार है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जिनका पाचन तंत्र वीक है, उनको यह अभ्यास रोजाना करना चाहिए। वक्र आसन, वक्र का अर्थ ही होता है मुड़ना। जिन साधकों को ये जानकारी नहीं है, अगर मैं इतिहास में जाऊं तो कहीं ना कहीं एक अष्टावक्र नाम के बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े योगी भी रहे हैं, जो 8 अंगों से मुड़े हुए थे। अच्छा। तो ऐसे ही वक्र आसन की मैं बात कर रहा हूँ। वक्र आसन सरल स्वरूप है अर्धमत्स्येंद्र आसन का। अर्धमत्स्येंद्र आसन क्या है, उसके ऊपर जब आएंगे उस नाम को जानेंगे। वो भी एक ऋषि के नाम पे उस आसन की उल्लेख आता है। तो वक्र आसन उसका सरल स्वरूप है। तो वक्र यानी मुड़ना कैसे करना है, आइए देखते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। पुनः दंडासन की अवस्था में आ जाइए जी। अब धीरे से दाहिनी टांग को मोड़िए। इस बार घुटने का मुख छत की ओर रहेगा जी। आपके दाहिने पैर का पंजा, जो उसका आर्च है, वो आपके बाएं घुटने के साथ रखिए। अब धीरे से दाहिना हाथ पीछे ले जाएं। दाहिने हाथ की उंगलियों का मुख पीछे की ओर, हाथ को थोड़ा सा और अंदर करें मानवी जी, राइट साइड ले जाइए, थोड़ा सा दूर करिए और दोनों नितंब के बीच वाले हिस्से की तरफ जी। अब धीरे से बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर से घुमाते हुए, पहले आप पूर्ण रूप से ऊपर भी खींच सकते हैं, दाहिने घुटने के ऊपर से, राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए एंकल को पकड़ने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं दोनों ही अभ्यासी हमारे
हम प्रीति जी भी और मानवी जी भी बहुत सहजता से कर पा रहे हैं, परंतु मित्रों ये हमें यकीन है हर व्यक्ति विशेष एक जैसा नहीं होता है, सबके लिए सहज नहीं होगा। तो मानवी जी अभी साधकों को पहले पकड़ना सिखा दीजिए, ट्विस्टिंग बाद में करते हैं। अब धीरे से घुटने को पकड़िए सिर्फ, हाँ इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं। अब कमर को खींचे, मेरुदंड को खींचा, अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुड़ना शुरू करें। आपके दोनों कंधे एक सीध में आ जाएं, बहुत सुंदर। आप देख सकते हैं दोनों कंधे एक सीध में, आपके चोटी वाले भाग से लेके नितंब एक सीध में आ चुका है। आपके शरीर का जो कमर वाला भाग है उसका भार आगे की ओर तरफ लीन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हल्का सा जो पैर सीधा उसके नितंब की तरफ थोड़ा सा भार को डालिए जी। नाभि वाले भाग को और भार करने की कोशिश करें। आती जाती सांस का अनुभव, धीरे धीरे यहां से वापस आ जाए। आने के बाद प्रभाव के साथ जुड़े विश्राम आसन में। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि आपके पेट वाले भाग में कैसा अनुभव हुआ है, वो दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि वहां पर भारीपन है या हल्कापन। हल्कापन है और ट्विस्ट जो है वो पूरा महसूस हुआ है, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप कहते हैं ना मसल माइंड कनेक्शन, वो जी। कहीं ना कहीं उसी जगह पे है। बिल्कुल। और पता चल रहा है कि ट्विस्ट हुआ है। और जब हम शायद मुड़ते इसीलिए हैं, जब हम डायबिटीज मुड़ते हैं, में- जब हम स्थिर होते हैं, यस, जी। तो हमारे पेनक्रियास पर, अगर हम राइट साइड मुड़ रहे हैं तो लिवर के लिए बहुत लाभकारी, हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें तो पेनक्रियास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और हमारे पेनक्रियास से रिलीज होने वाला हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज होता है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में लाभकारी है, परंतु कहीं ना कहीं अगर हम कहें जिनके लिए हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहे उनके लिए बहुत लाभकारी ज़्यादा है। अब इसका काउंटर पोज दूसरे जी, पैर के दूसरी साथ तरफ। जी। दाहिनी टांग को मोड़ने के बाद जिस प्रकार आपने किया था ऐसे ही बाएं टांग के साथ, बाएं टांग को मोड़ने के बाद बाएं पंजे को दाहिने घुटने के साथ रखिए। अब लेफ्ट आर्म को पीछे ले जाएं जी, और दाहिने हाथ को घुमाते हुए एंकल को पकड़िए जी। कमर को खींचे, मानवी जी अभी ट्विस्टिंग मत करिएगा। बाहर को थोड़ा सा नितंब की ओर दर्शकों को दिखा दीजिए। बाहर थोड़ा सा राइट साइड, राइट हिप की तरफ डालिए, पीछे हमारी तरफ लाइए, और पीछे और पीछे, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को भी पीछे ले आइए हमारी तरफ, यस। अब जिनसे यह ना हो, हमने बताया था सरल स्वरूप, प्रीति जी सिर्फ घुटना पकड़ के दिखा दीजिए दर्शकों को। इस प्रकार भी कर सकते हैं, और भी सरल स्वरूप, आप दाहिने हाथ को प्रीति जी जंघा के नीचे से लेके, हाँ थाइस पकड़ लीजिए, थाइस पकड़ लीजिए सिर्फ, यस, ये भी कर सकते हैं। मानवी जी आप एक बार घुटना पकड़ के दिखा दीजिए। तो फर्स्ट वेरिएशन सरल स्वरूप दिखा रहे हैं प्रीति जी, सेकंड मानवी जी। अब यहीं से हाथ थोड़ा सा आगे ले जाएं थाई के ऊपर, मानवी जी थाई के ऊपर, जंघा के ऊपर, इस प्रकार। धीरे धीरे यहीं से कमर को खींचते हुए ट्विस्ट करते जाएं, कंधा ढीला, पीछे वाले हाथ की कोहनी मोड़ लीजिए, यस। दोनों कंधे आपके एक सीध में होने चाहिए मित्रों। आती जाती सांस का अनुभव और आसन की अनुभूति, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये सरल स्वरूप है वक्रासन का। इसमें भी एक वेरिएशन है, मानवी जी इसका पूर्ण पैर दूसरी तरफ रख के दिखाइए, एंकल आउटसाइड, हाँ इस तरफ रख दीजिए, हमारी तरफ, इस तरफ जी। अब करके दिखा दीजिए, यस। तो ये भी वक्रासन की ही वेरिएशन है, क्योंकि आप अलग अलग परंपरा से, हो सकता है आपने योग कभी जीवन में सीखा हो तो आप कहें ये तो गलत सिखा रहे हैं, तो इस तरीके से ही वक्रासन किया जाता है। आ जाएं वापस, विश्राम करें। तो यहाँ हमारा वक्रासन का अभ्यास पूर्ण हुआ। आज हमने जानुशीरासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन और वक्रासन के अभ्यास को सीखा, उसके लाभ को जाना, सावधानियों को जाना। तो हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आसन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं सांस को नहीं रोकना है, मांसपेशियों को बहुत कसना नहीं। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। जैसे हमने कहा था वक्रासन तैयारी है अगले आसन की। अगला अभ्यास जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये एक ऋषि है, आज भी हम रहे शब्द कहें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो संत होते हैं जिन्होंने साधना की होती है उनका नाम रहता है, चाहे शारीरिक रूप में साथ है या नहीं। तो एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम मत्स्येंद्रनाथ, एक योगी रहे हैं मत्स्येंद्रनाथ, उनके नाम पे मत्स्येंद्र आसन जीवन में अपनाया जाता है, अभ्यास में लाया जाता है। परंतु मत्स्येंद्र आसन एक थोड़ा कठिन आसन है। जिनके लिए संभव ना हो वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। वो भी संभव नहीं है तो आपने देखा वक्रासन किस प्रकार करना है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं, सीखते हैं और करते हैं जी। पुनः दंडासन की स्थिति। अब दाहिनी टांग को मोड़िए,
शुरुआत वक्रासन के समान ही होगी और बाईं तरफ रखिए। अब जो पैर सीधा है नीचे, बाईं टांग को मोड़ते हुए दाहिने नितंब के पास ले आए। जी, सावधानी, जिनको घुटनों से संबंधित विकार है वो वक्रासन को ही कर लें, बड़ी बात। जी, अब कमर को खींचिए यहीं पर हाथों के सहारे से। अब धीरे से दाहिना हाथ पीछे ले जाए, नितंब से पीछे की ओर जमीन पे रखें। अभी जमीन पे रखिएगा। भाई आप पुराने अभ्यासी हैं, दर्शक हमारे नए अभ्यासी हैं, ठीक है, उनके साथ हमें करना है। धीरे से बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर से घुमाते हुए जी अपने टखने को पकड़ने की कोशिश करें। हाँ प्रभु, दाहिने घुटने को पकड़ना है। हाँ, नहीं हुआ तो आप घुटने को पकड़ लीजिए और संभव हो तो एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे मानवी जी कर पा रहे हैं। ठीक, अब धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़ते जाएं। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। यस, अब नए अभ्यासी के लिए हाथ को रखकर आप कर सकते हैं, यदि संभव हो। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, कंट्रोल आ चुका है, कोर मजबूत हो चुका है, तो आप धीरे धीरे दाहिना हाथ हटा सकते हैं। अब मानवी जी पूर्ण स्वरूप दिखा दीजिए। दाहिना हाथ हटा के जंघा की तरफ लाने की कोशिश करें। जी, अब देख सकते हैं किस प्रकार मानवी जी ने किया और किस प्रकार प्रीति जी उसका सरल स्वरूप दिखाते हुए कि आप घुटने को पकड़ के दबाइए अपनी तरफ। यस, वापस आ जाएं और यही अभ्यास दूसरी दिशा से। तो यह अभ्यास भी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ हमें इस अभ्यास को करते वक्त सावधानियों का ध्यान देना है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा मत करें। घुटनों से संबंधित विकार है तब ना करें। वक्रासन से, अभ्यास से आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। काउंटर पोज दूसरी तरफ से एक बार दर्शा दीजिए, समय सीमा अनुमति नहीं दे रही है, इसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करें। जी, पैर इधर रख लीजिएगा, अपोजिट साइड। जी, अब टांग मोड़ के कर जाएं। देख सकते हैं मानवी जी ने किस प्रकार किया है। कमर मानवी जी बाहर हमारी तरफ थोड़ा सा पीछे की ओर। यस, थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड करें, दोनों कंधे एक सीध में आ जाए, ये कोशिश करनी है। धीरे धीरे वापस आ जाए और इसके बाद विश्राम आसन। तो यह अभ्यास करने के बाद जो भी खींचातानी हुई है, शरीर में कहीं ना कहीं थकान की अनुभूति हुई है, उसको दूर करने के लिए वक्रासन के बाद, अर्धमत्स्येंद्र आसन के बाद आपको विश्राम आसन करना चाहिए। तो विश्राम आसन के लिए पैरों को खोला, हाथों को पीछे रखा और क्वेश्चन विश्राम का अनुभव करें। तो आज हमारे बैठकर करने वाले आसनों में दंड आसन की श्रृंखला में हमने कुछ आसनों को किया। अब आने वाले एपिसोड्स में भी हम कुछ आसनों को आपके साथ साझा करेंगे मित्रों। बिल्कुल, तो आपने काफ़ी अच्छे से बताया ललित जी कि जो आज आसन हमने किए उनके फ़ायदे क्या है और ख़ास तौर से हमें उनको करते वक्त सावधानी क्या बरतनी। और जिस तरह से आपने वक्रासन का जिक्र किया, हमें बताना पड़ेगा कि जिस तरह से दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारत में डायबिटीज़ के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो वक्रासन जो आज आपने बताया, मुझे लगता है हर एक को ये ज़रूर करना चाहिए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें जो प्री डायबिटिक हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हैं, और इसलिए हमें रोकना होगा। और ये जो छोटे छोटे आसन हैं जो ललित जी हमें बता रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत की जाए और इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए तो हम बीमारियों को अपने आप से कोसों दूर रख सकते हैं। तो आज हमने बेहद लाभदायक बैठकर किए जाने वाले इन आसनों के बारे में जाना और समझा कि कैसे योग हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि हर रोज एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति भी कराता है। आगे के आसनों को समझेंगे अगले अंक में। हमारी संस्कृति बहुत विशाल है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। ये एक जटिल और बहुआयामी धर्म है जिसमें कई अलग अलग परंपराएं, दर्शन और ग्रंथ हैं। ये एक विश्वास, दर्शन और परंपराओं का समूह है जो हजारों वर्षों से विकसित हुआ है। आखिर आज के समय में कैसा और कितना महत्वपूर्ण संबंध है सनातन धर्म और युवाओं में, आइए जानते हैं अपनी मोटिवेशनल गुरु से। आप सनातन धर्म को कैसे देखती हैं? आज बहुत ज़्यादा चर्चा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की हो रही है और भारत सरकार भी इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है कि हमारी संस्कृति और मूल्यों से बच्चों को, खासकर युवाओं को अवगत कराया जाए। तो सनातन धर्म को लेकर, संस्कृति को सनातन धर्म, संस्कृति, हमारे मूल्यों को लेकर आप क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज का युवा जग रहा है, युवा में जागृति आ रही है। जब वो बड़े गर्व से कहता है कि मैं सनातनी हूँ, जय श्री राम के नारे लगाता है,
तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती है, गर्व महसूस होता है, क्योंकि धर्म वही है जब आप उस पर गर्व कर सको। अभिमान और गर्व में फ़र्क होता है। अभिमान अलग चीज़ है, अभिमान नेगेटिव वर्ड है, पर गर्व मुझे इस बात का है कि देखो, जिस देश में, जिस भारत राष्ट्र में देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं, मैंने उस देश में जन्म लिया है और मैंने उस धर्म में जन्म लिया है जिसने दुनिया को जीना सिखाया है। तो इस बात का मुझे गौरव है, इस बात का मुझे गर्व है। आज से कुछ समय पहले क्या था कि युवाओं ने गर्व करना छोड़ दिया था। वो अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते हैं, माथे पर चंदन लगाने में उनको शर्म आती है, मंदिर चले जाएं तो दोस्तों को बताने में शर्म आती है कि हम मंदिर गए। पर आज जब राम मंदिर बन रहा है तो हर कोई आदमी जय श्री राम के नारे लगा रहा है। तो ये जब गर्व अपने आप को महसूस कर पा रहे हो आप, तो इसका मतलब है देश सही रास्ते पर चल रहा है और एक बहुत अच्छी सरकार मैं कह सकती हूँ जो धर्म के लिए जागरूक है, अच्छे काम कर रही है और हमको उसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, जो हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए काम करता है। क्या लगता है कि जैसे विश्व गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं, उस दिशा में सनातन धर्म के माध्यम से हम कितना दूर तक चल लिए हैं और कितना बाकी है हमें विश्व गुरु बनने में? मैं तो हमेशा कहती हूँ, भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, बीच में एक दौर शायद कभी कभी आ जाता है कि हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। उस पहचान को याद कर लीजिए कि हाँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया कहने वाले लोग हैं। हम भारत माता कहने वाले लोग हैं। हमारी सभ्यता है कि सुबह उठ कर के छत पर जाओ, चींटियों को दाना डालो। हमारी सभ्यता है सुबह उठ के गाय को रोटी खिलाओ, चारा खिलाओ। तो अगर इसी सभ्यता को हम फिर से उसी दौर में आ गए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य मतलब भारत ने विश्व को जीना सिखाया है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जहां भारत की सभ्यता को लोग आज बड़े आदर से सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम उस चीज़ को मान गए तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु कहलाएगा और सारे विश्व में भारत का जो डंका है वो बजेगा। आपके आश्रम में एनिमल्स को लेकर के देखा मैंने, गौ सेवा होती है और बहुत सारे जानवर, पशु पक्षियों की सेवा हो रही है। ये प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य जीवन, इसका जो तालमेल है बीच में बिगड़ गया था, अभी फिर से उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देंगी कि किस तरह से हम पर्यावरण, प्रकृति के साथ संरक्षण बिठाएं और उनके साथ साथ हम जो हमारे जानवर हैं उनको सेव करने के लिए हमारा माइंडसेट वो हो कि हम उनकी सेवा के प्रति समर्पित रहें, हमें जहां भी मौका मिले हम इससे चूके नहीं। देखो, मैं एक बात, अगर युवाओं की बात चलती है तो मैं युवाओं से ही पूछती हूँ, आप बहुत सफल हो गए, आपने बड़ी बिल्डिंगें बना ली, आप 20 मंजिल के घर बना कर के रह रहे हो, लेकिन करोगे क्या अगर सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगा? तो आप एवरेस्ट पर चले गए, आप मंगल ग्रह पर चले गए, लेकिन क्या फ़ायदा अगर जीवन में ही मंगल ना हो? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, देश विकास करे, इसमें सबकी प्रसन्नता है। पर ये ना भूलो, जीवन की जो मूल ज़रूरतें हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कि आप कितना भी कमा लीजिए, लेकिन आखिर पीने के लिए तो शुद्ध पानी चाहिएगा। आप कहीं जा कर के कोई सोना तो पी नहीं सकते, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। तो वो पानी, वातावरण की शुद्धता, पर्यावरण की शुद्धता, क्योंकि अभी हम एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरे हैं, एक वायरस जिसने पूरे दुनिया को हिला डाला। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं प्रकृति, नेचर अनबैलेंस्ड हो रहा है और वो अनबैलेंस करने वाले कोई और नहीं, कोई एलियंस तो आते नहीं धरती पे, हम खुद कर रहे हैं। हम खुद प्लास्टिक फैलाते हैं, हम खुद गंदगी फैलाते हैं, हम खुद पोल्यूशन करते हैं। तो अगर चाहते हैं, और मुझे लगता है हर आदमी चाहता मैं अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाऊं, मुझे लगता है कि आप पैसा ना भी छोड़ के जाओ पर उनके लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ के जाओ। इसी के साथ हेलो जिंदगी में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अगले अंक में फिर से जिंदगी को कहेंगे खुल के हेलो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।